भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा दुष्यंत गौतम को उत्तराखंड राज्य का बनाया गया लोकसभा चुनाव प्रभारी। सीएम धामी ने ट्वीट कर दी बधाई। उत्तराखंड प्रांतीय सिविल सेवा संघ के वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। दीप प्रज्वलित कर किया अधिवेशन का शुभारंभ। कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। राजधानी देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। प्रदेश में गन्ना मूल्य घोषित करने पर किसानों द्वारा धन्यवाद एवं अभिनंदन कार्यक्रम किया था आयोजित। 28 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उत्तराखंड दौरे को लेकर तैयारियों में जुटी कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर किया गया आयोजन। देहरादून में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेसियों ने की बैठक। पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, गणेश गोदयाल, करण महारा रहे मौजूद। और विधानसभा सचिवालय ने विधानसभा सत्र की जारी की अधिसूचना। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण के मुताबिक 5 फरवरी को सुबह 11 बजे से सत्र की कार्रवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। अब खबरें विस्तार से। महासंघ टैक्सी यूनियन कुमाऊं मंडल उत्तराखंड के आह्वान पर कुमाऊं के अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर में गाड़ी की फिटनेस के नाम पर हो रही लूट के विरोध में बुलाए गए बंद का असर बागेश्वर जिले में भी दिखा है। बागेश्वर के राष्ट्रीय राजमार्गों टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने स्थानीय वाहन चालकों को कार्य करने से रोककर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल किया गया है। बागेश्वर से राज्यपाल के नाम पर एक ज्ञापन भी भेजा गया। कुमाऊं के पहाड़ी जिलों के लाइफलाइन मोटर गाड़ी है कही जाती है। कुमाऊं के बड़े जिलों में टैक्सी चालकों के साथ हो रही लूट के विरोध में महासंघ टैक्सी यूनियन कुमाऊं मंडल उत्तराखंड अब जागा है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर नैनीताल से है, जहां ऑटोमेटेड वाहन फिटनेस सेंटर में वाहनों की फिटनेस को लेकर अवैध वसूली किए जाने के विरोध में आज टैक्सी संचालक हड़ताल पर रहे। टैक्सी संचालकों की प्रस्तावित हड़ताल के चलते स्थानीय लोगों के साथ ही नैनीताल पहुंचे पर्यटकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यात्री सुबह से ही बस स्टैंड में अपने गंतव्य स्थानों पर जाने के लिए परेशान नजर आए। वहीं नैनीताल टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष पंकज तिवारी का कहना है कि फिटनेस का काम निजी हाथों में दिए जाने से वाहन चालकों मालिकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। फिटनेस सेंटर में अपनाई जा रही जटिल प्रक्रिया में अधिकांश टैक्सी वाहनों में छोटी छोटी चीज़ों पर फिटनेस योग्य न बताकर सुविधा शुल्क के रूप में अवैध वसूली की जा रही है। इसके साथ ही दूसरे दिन फिटनेस के लिए नई प्रक्रिया अपनाकर दोबारा शुल्क वसूला जा रहा है। बहुत दिक्कत हो रही है, हमें चल चल के आना पड़ रहा है बस पकड़ने के लिए, काफ़ी दूर से, मॉल रोड से। क्या बस में जो आप आई हैं तो कितनी मुसीबत है? अभी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। अभी तो हमें जाना भी है, हमारी ट्रेन भी है, तो उसके कारण हम लेट ना हो जाए इसका भी डर है। क्योंकि स्ट्राइक है तो बसेस भी फुल ही मिल रही हैं, तो थोड़ा जैसे कहते हैं ना टाइम लग रहा है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में, तो प्रॉब्लम तो है, ऐसी बात नहीं है। बाकी अब रीज़न क्या है मुझे ये नहीं पता, क्योंकि अभी मॉर्निंग में पता लगा है कि आज स्ट्राइक है। और बाकी भी जो आए हुए हैं टूरिस्ट, उन्हें भी बहुत दिक्कत हो रही है। सब लगेज लेके पैदल ही होटल्स के लिए जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो हो रही है। हमारे हड़ताल इसलिए है कि हमारी गाड़ी की फिटनेस जो है पहले 1500 रुपये में होती थी, अब वो फिटनेस जो है हमारी 10,000 में हो रही है। गाड़ी वालों का शोषण हो रहा है। आज परिवहन विभाग द्वारा जो है फिटनेस का जो है सेंटर में प्राइवेट को दे दिया गया है। प्राइवेट वाले की गुंडागर्दी चल रही है। वो गाड़ी वालों को से जो पट्टी वहाँ 200 रुपये की लगती है उसके 1500 मांग रहा है, और एक बार गाड़ी फिटनेस के अंदर जा रही है, फेल होने पर 1500 रुपये दोबारा चार्ज कर रहा है। 10-10, 15-15 हज़ार रुपये फिटनेस के ले रहा है। ये हमारे गाड़ी वालों का शोषण हो रहा है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं, हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उधम सिंह नगर के गदरपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, थाना अध्यक्ष गदरपुर भुवन जोशी सकेनिया रोड पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने तेज रफ्तार से आते कैंटर को रोकने की कोशिश की। कैंटर चालक ने पुलिस को देखकर कैंटर की रफ्तार बढ़ा ली। तभी पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर ट्रक को
रोक लिया। चेकिंग के दौरान पुलिस को करीब 750 पेटी शराब मिली है, लेकिन पकड़ी गई शराब के कागजात नहीं मिले, जिसके चलते इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। राज्य की अब तक की सबसे बड़ी शराब की खेप है जो पुलिस ने बरामद की है, जबकि आबकारी विभाग को इस मामले की कोई जानकारी भी नहीं थी। साथियों, माननीय सीएम साहब का निर्देश रहता है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना। हम सबको पता है कि आगामी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। चुनाव आयोग का भी सख्त निर्देश रहता है और माननीय पीएचक्यू द्वारा और शासन द्वारा सख्त निर्देश रहता है कि हर प्रकार का जो इलीगल गतिविधियां हैं, विशेष रूप से नशा, अवैध शराब, चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अवैध शराब और नशे के ऊपर काम करने को माननीय डीजीपी महोदय और माननीय पीएचक्यू और माननीय डीआईजी महोदय और माननीय शासन सभी निर्देश रहते हैं। आज साथियों, बड़े गर्व का विषय है। हमने इसी को हम एक मुकाम पर लेके हम लगातार इस पर काम करते रहते हैं। आज हमारे को बहुत गर्व का विषय है, बहुत अच्छी सफलता मिली है कि गदरपुर थाना पुलिस को अब तक का, मतलब इस साल का और पिछले साल का भी मिला के उत्तराखंड पुलिस का सबसे हाईएस्ट शराब की रिकवरी किया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर देहरादून से है, जहां 28 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तराखंड का दौरा है, जहां देहरादून के बन्नू स्कूल में सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसको लेकर आज कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष के सम्मेलन को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कल उनके सम्मेलन को लेकर सभी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नेता प्रोत्साहित हैं। इसमें उत्तराखंड के गांव का, कस्बे का और गलियों का छोटा बड़ा सभी कार्यकर्ता शामिल होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदेश को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं और निश्चित रूप से वो चुनाव के दौरान, और चुनाव नज़दीक है, पूरी दहलीज में है चुनाव की, तो उनका दौरा अनवरत कुमाऊं में होगा, उनका गढ़वाल में होगा, विभिन्न क्षेत्रों में राहुल गांधी जी आएंगी। और लेकिन जो कल का जो दौरा है, आदरणीय अध्यक्ष जी का दौरा है, और एक नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ, नई उत्साह के साथ हम जनता के बीच में जाना चाहेंगे। उनका मार्गदर्शन मिलेगा और हमारे कार्यकर्ता, जो गांव का कार्यकर्ता है, जो कस्बे में रहता है, जो छोटे छोटे बस्तियों में रहता है, जो आम कार्यकर्ता है, और जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभी इसमें शिरकत करेंगे, प्रतिभाग करेंगे और हमें इंतजार है बेसब्री से आदरणीय अध्यक्ष जी का आगमन का। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर बागेश्वर से है, जहां महासंघ टैक्सी यूनियन कुमाऊं मंडल उत्तराखंड के आह्वान पर कुमाऊं के अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर में गाड़ी की फिटनेस के नाम पर हो रही लूट के विरोध में बुलाए गए बंद का असर बागेश्वर जिले में भी देखने को मिला है। बागेश्वर के राष्ट्रीय राजमार्गों को टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने स्थानीय वाहन चालकों को कार्य करने से रोककर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल किया। बागेश्वर से राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन भी भेजा गया है। कुमाऊं के पहाड़ी जिलों की लाइफलाइन कही जाने वाली मोटर गाड़ी कुमाऊं के बड़े जिलों में टैक्सी चालकों के साथ हो रही लूट के विरोध में महासंघ टैक्सी यूनियन कुमाऊं मंडल उत्तराखंड अब जागा है। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद उत्तराखंड के उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट ने नैनीताल के राज्य अतिथि गृह के सभागार में नैनीताल जनपद में राज्य व केंद्र सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक के दौरान सुरेश भट्ट ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जनपद के दूर दराज के क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं को शीघ्रता से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तराखंड वासियों के स्वास्थ्य के प्रति बेहद गंभीरता से काम कर रही है। राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पदों को भरने के साथ ही समय पर सभी लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रही है। नैनीताल जिले में इस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं जो सरकार की ओर से
दी जा रही है उनको पहुंचाने का काम चल रहा है। सरकार की ये प्रतिबद्धता है कि उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य ये उत्तम रहे, उसको उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों, शीघ्रता से उपलब्ध हों। इसके लिए सरकार कटिबद्ध है और इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अभी आप सब लोगों ने देखा होगा कि सरकार ने पूरे प्रदेश में लगभग 1376 ऐसे नर्सिंग अधिकारी अभी अपॉइंट किए हैं। अभी एएनएम्स लगभग इतने एएनएम की नियुक्ति की है। आने वाले दिनों में इतने ही और एएनएम और नर्सिंग अधिकारी नियुक्त हो रहे हैं, जो हमारे नीचे हमारे कम से कम पीएससी सेंटर्स पर और आयुष्मान जो हमारे जो प्राथमिक केंद्र है, क्या कहते हैं उसको, आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, वहाँ पर हर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में हमारी एएनएम और वहाँ सुविधा देने वाली जो है सीएचओ, ये लगभग यहाँ पूरे हैं। लगभग एक मेरे ख्याल से 13-14 इन्होंने बताया कि उसकी कमी है। तो इसके माध्यम से सारी सुविधाएं हम नीचे तक समय पर पहुंचा सकें, इसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है और हम काफ़ी हद तक इसमें हमने इसकी पूर्ति भी कर दी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां प्रेमनगर क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक बेटे ने अपनी मां का गला दबाकर उनकी हत्या कर दी और उसे आत्महत्या का रूप देने की भी कोशिश की। लेकिन शक के आधार पर जब पुलिस ने सख्ती दिखाई, तब आरोपी ने मामले की सच्चाई बताई कि उसने ही मां की हत्या की है। मामले के संबंध में एसएसपी देहरादून ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि आरोपी युवक मानसिक रूप से बीमार था, जिसको लेकर उसने इंटरनेट पर सर्च किया कि किस कारण से वह इस स्थिति में पहुंचा है, जिसमें उसे मालूम हुआ कि स्लो पॉइजन देने से ऐसा हो सकता है। बस इसी के चलते उसे अपनी मां पर शक हुआ और उसने अपनी मां को मार डाला। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रेमनगर थाने से बड़ा सनसनीखेज मामला आया कि जिसमें एक बेटे द्वारा अपनी मां का गला दबाकर हत्या कर दी गई। क्योंकि जब समस्त प्रकरण की जानकारी की गई तो जो ये पता चला कि जो युवक था 24 साल का, वो पढ़ाई भी कर रहा था और लेकिन उसको एक बीमारी से अल्सराइटिस कोलाइटिस उसको कुछ बीमारी थी, जिसके कारण वो काफ़ी परेशान रहता था। और उसने इंटरनेट पर उस चीज़ों को सर्च किया तो उसको ऐसा उससे ज्ञान जो मिला उसको ऐसा लगा कि उसको लगातार कोई स्लो पॉइजनिंग के थ्रू अगर कोई चीज़ दी जाती है लगातार तो उससे ऐसी स्थिति बनती है। और इसके आधार पर चूंकि उसको अपनी मां पर ऐसे शक हुआ, जो चीज़ गलत थी, और उस आवेश में आकर जो है रात्रि में अपनी मां का गला दबा दिया। इसके बाद अपने भाई को फ़ोन करके बताया कि मदर ने सुसाइड कर लिया, चूँकि जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे और जिसके आधार पर घटना कुछ और लग रही थी। इसके बाद जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा सभी मामले की स्वीकारोक्ति की गई है। बाकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर ग्राम चुकुम में रहने वाले 60 वर्षीय गोपाल राम जंगल में शौच करने के लिए गए हुए थे। इसी बीच जंगल में बाघ ने उन पर अचानक हमला बोल दिया और बाघ मौके से करीब 200 मीटर दूर जंगल में गोपाल राम को खदेड़ता हुआ ले गया। और घटना की जानकारी मिलने के बाद गोपाल राम के परिजन व ग्रामीणों के साथ ही वनकर्मी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद जंगल के अंदर करीब 200 मीटर की दूरी पर लहूलुहान हालत में गोपाल राम के शव को बरामद कर लिया। घटना के बाद जहां बाघ की वजह से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है, तो वहीं मृतक के परिजनों में भी कोहराम मचा हुआ है। घटना रामनगर प्रभाग के कोसी रेंज के अंतर्गत कुनखेत ब्लॉक की है। इसमें सुबह 7 बजे वो जो है वो शौच के लिए गया था और शौच के बाद जो है कि जैसे ही शौच की क्रिया कर रहा था, इसी बीच में टाइगर ने उसके ऊपर हमला किया और हमला करने के बाद गोपाल राम की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद टाइगर उसको घसीट करके लगभग 200 मीटर आरक्षित वन क्षेत्र की ओर ले गया। आरक्षित वन क्षेत्र में जो है कि बॉडी को रिकवर किया गया है वन विभाग द्वारा और इस समय पीएम की कार्रवाई की जा रही है। उनका सैंपल ले लिया गया है और सैंपल को भेजा जा रहा है। खबरों में रोकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। जब शहर को खूबसूरत और लोगों को समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कई योजनाएं बनाई जाती हैं और वह समय से पूरी नहीं होती हैं, तो वह लोगों की समस्या का सबब भी बनने लगती हैं। ऐसा ही कुछ काशीपुर में देखने को मिला है। कुछ योजनाएं कागजों में तो पास हुई हैं, तो कुछ आधी अधूरी बनकर तैयार भी हैं, जिसकी वजह से पूरा शहर परेशानियों में फंसा हुआ है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी रिपोर्ट।
काशीपुर कुमाऊं वो शहर है जिसे यूपी और उत्तराखंड दोनों राज्यों का मुख्यमंत्री पद संभालने वाले नारायण दत्त तिवारी की कर्मस्थली माना जाता है। काशीपुर ही वो शहर रहा है जिसने 1-2 नहीं बल्कि 4 बार तिवारी को विधायक चुना। तिवारी ने विधायक और मुख्यमंत्री रहते हुए काशीपुर में शिक्षण संस्थान, उद्योगों के विकास के साथ सड़कों का जाल बिछाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और यही वजह है कि क्षेत्रवासियों ने उन्हें नया नाम विकास पुरुष दिया है। आज हमारा देश डिजिटल इंडिया की ओर अग्रसर है। जनपद उधम सिंह नगर के शहर काशीपुर में जनता की जन समस्या जी का जंजाल बन चुकी है। विकास की तमाम योजनाएं बनाने और उनका जनता को लाभ जल्दी से जल्दी मिले, इसके लिए तमाम दावे और प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन काशीपुर में लेट लतीफी, अफसरों और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी व समुचित कार्यवाही न होने की वजह से विकास की कई योजनाएं मानो सफेद हाथी सी बनकर रह गई हैं। लोग अब पूछते हैं कि इन योजनाओं का लाभ आखिर कब मिलेगा। शहर में बाजपुर रोड और रामनगर रोड पर 2 रेलवे ओवरब्रिज साल 2017 में बनने शुरू हुए थे। उसी समय ये दावा किया गया था कि 2 साल में दोनों रेलवे ओवरब्रिज तैयार हो जाएंगे और जनता को इनका भरपूर लाभ मिलेगा। वर्ष 2024 शुरू हो गया, लेकिन एक भी रेलवे ओवरब्रिज अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। हालांकि अब काम शुरू हो गया है और दावा ये भी है कि अगले महीने तक ये पुल बन जाएगा। नगर निगम की ओर से शहर में 5 पार्कों का विकास कर उनमें 5 महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाने की योजना भी लंबे समय से लंबित है। निवर्तमान मेयर उषा चौधरी ने दावा किया था कि कार्यकाल पूरा होने से पहले इन पार्कों का सौंदर्यीकरण इनमें अटल बिहारी वाजपेयी, नारायण दत्त तिवारी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय और स्वामी विवेकानंद सरस्वती की प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। शहर की लाइफलाइन समझी जाने वाली लक्ष्मीपुर माइनर की सड़क बनाने और द्रोड़ माइनर पर डबल लेन सड़क बनाने की योजना काफी समय पहले से पास हो चुकी है। शासन की तरफ से बजट भी आवंटित कर दिया गया है, लेकिन अधिकारियों के तमाम दौरे और निरीक्षण के बाद भी अब तक काम शुरू नहीं हो पाया। अधिकारियों को बार बार ज्ञापन देकर लोग इन कामों को लेकर जल्द शुरू करने की मांग करते रहे हैं, लेकिन काम कब पूरे होंगे ये किसी को पता नहीं, ना ही इसका कोई जवाब दे पा रहा है। घर घर तक पानी कनेक्शन देकर समस्या का निस्तारण करने के लिए शुरू की गई अमृत योजना भी अधर में लटकी हुई है। ये योजना जल संस्थान और जल निगम दोनों इकाइयों को अपने अपने कार्यक्षेत्र में बताकर पूरी करनी थी, लेकिन दोनों का ही काम अधूरा है। कहीं पाइपलाइन बीच में है तो कहीं कनेक्शन जोड़े जाने की बात सामने आ रही है। कई जगह तो खोदी हुई सड़क की मरम्मत होनी है। ऐसे में इस योजना का अमृत कब पूरी जनता को मिल पाएगा, इसका इंतजार है। शहर को जीवंत रखने वाली धमनिया अपनी बदहाली के आंसू बहा रही है। दूसरी ओर संबंधित विभाग जनता की परेशानी से मुंह मोड़े बैठे हुए हैं। 69 जिसमें नारायण तिवारी काशीपुर से विधायक बने, तिवारी आए, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, लोगों को रोजगार बढ़े और यहाँ के शहर की तरक्की हुई। परंतु उसके बावजूद जो काशीपुर एक यूपी के अंदर एक प्रगतिशील शहर के रूप में माना जाता था, लोग कहा करते थे, यहाँ तक कि लालू जी ने जो बिहार के अंदर भी कहा था, और मंत्री जो चुनाव होते कहते थे कि मैं ऐसी सड़कें बना दूँ, काशीपुर की तरह विकास कर दूंगा, ये कहा करते थे। परंतु बड़े अफसोस की बात है कि नारायण दत्त तिवारी जी, जिन्होंने यहाँ विकास की गंगवाई, जिन्हें विकासपुर कहते थे, और उसके बाद शहर का विकास पूरी तरह रुक गया है। देखिए, काशीपुर में खासतौर पर 4-5 मुद्दे इस तरह के हैं जो बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं और जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की दोनों की गलती रही है। वहीं अब कांग्रेस भी डबल इंजन सरकार पर चुटकी लेने से चूक नहीं रही है। कांग्रेसी नेत्री अलका पाल ने
कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के द्वारा काशीपुर में दिए गए उद्योग और विकास को गिनवाते हुए कहा कि अब डबल इंजन की सरकार विकास करने में फेल साबित हो रही है। काशीपुर विकास के नाम पर सबसे पीछे पायदान पर है। एनडी तिवारी के टाइम काशीपुर सबसे आगे हुआ करता था। कहे जाने वाले एनडी तिवारी जी ने इस काशीपुर शहर को क्या नहीं दिया। शुगर मिल, स्पिनिंग मिल, डिज़ाइन सेंटर, यहाँ पर जो कॉलेज है और अस्पताल हैं तमाम सारे, आईएम, आईआईटी, महिला आईआईटी, तमाम सारे, और सबसे बड़ा उनका इस क्षेत्र के लिए अगर मैं योगदान समझती हूँ, सिडकुल की स्थापना की। काशीपुर जिस तरह उपेक्षा का शिकार है और भाजपा की डबल इंजन की सरकार में जितनी योजनाएं काशीपुर के हिस्से में आनी थी, चाहे वो अमृत जल योजना हो और 5-5 महापुरुषों की अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पार्कों में मूर्ति लगने की योजना हो, लक्ष्मणपुर माइनर को जिसको प्रस्तावित जो योजना थी उसको बजट भी आवंटित हो चुका है, लेकिन सरकारों की उपेक्षा के कारण अभी तक उसका कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए और लोगों को समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कागजों में तो कई योजनाएं बनाई गई, लेकिन धरातल पर कुछ योजनाएं अधर में तो कुछ के काम अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। अपने आप में गहरा इतिहास रखने वाली काशीपुर की भूमि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही से बदसूरत बनती जा रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब तक कागजी योजनाएं धरातल पर तैयार होती हैं। उधम सिंह से के न्यूज के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।